हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक हो और 20-25 लोग पढ़ते हो, उससे ज़्यादा तो पढ़ते नहीं हो। लेकिन जो लोग भी पढ़ रहे हैं खूब मेहनत से पढ़ें, आगे बढ़ें। ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे, जहाँ भी स्वस्थ होंगे, बेकार का कहीं आना जाना नहीं करते होंगे। तो बच्चों, आज का एक टॉपिक हम लेके आए हैं, सर्किट विथ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। बेटा, आपको याद होगा एक बात, जैसे हमने रियलिटी ऑफ कैपेसिटर बताया था कि इसमें डाई इलेक्ट्रिक होता है ना, ऐसे दो प्लेट नहीं होते, ठीक है। इस पर एक तरफ मेटल की कोटिंग होती है, इधर मेटल कोटिंग बताए थे आपको, याद होगा। ये मेटल कोटिंग होती है इधर, इस मेटल कोटिंग को एक प्लेट मानते हैं और दूसरे इसको भी क्या मानते हैं, प्लेट मानते हैं। होता ऐसा है, दिखाते ऐसे हैं, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक होता है ये। इसके पीछे कहानी सब बताए थे आप लोगों को। इसी तरह से बेटा, जो हमारा कैपेसिटर होता है, अब तक जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े, चाहे वो थ्योरेटिकल रहा हो, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहा हो, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े, उस कॉन्सेप्ट में हमने किया क्या था, एक सेल को जोड़ दिया था, ऐसा किया था। लेकिन ये हकीकत नहीं है। ऐसे कभी भी कोई भी कैपेसिटर डायरेक्ट सेल या बैटरी से नहीं जुड़ा होता, उसके साथ एक रजिस्टर कहीं न कहीं लगा होता है, उसके साथ एक रजिस्टर लगा होता है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। कहेंगे साहब हकीकत ये है तो आपने यह बात छिपाई क्यों? अरे भाई, सारे बुक में लिखा गया है, जो पढ़ा हूं उसमें बात छिपाई गई है। लेकिन बात छिपाई गई है इसलिए नहीं कि आपको गलत बताने के लिए। क्यों छिपाई गई, क्यों अब तक आपको रजिस्टर नहीं दिखाया गया, इस चीज की हकीकत हम जानेंगे यहां पर। ध्यान दीजिए, फिर से कह रहा हूं कि कोई भी कैपेसिटर, कोई भी संधारित्र बैटरी से डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता, उसके साथ एक रजिस्टर प्रतिरोध लगा रहता है। लेकिन हम लोग दिखाए नहीं अब तक। क्यों नहीं दिखाए अब तक, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। उसका कारण क्या था, हल्का सा बता दे रहा हूं कि जब भी हमने कैपेसिटर लिया था, जब भी हमने यहाँ कैपेसिटर लिया था, जब रजिस्टर नहीं दिखाया था, तो कहा था कि फुल्ली चार्ज है, फुल्ली चार्ज है, बताया था फुल्ली चार्ज है, ठीक ना। ये फुल्ली चार्ज है। और जब भी ये फुल्ली चार्ज होगा तो यहाँ रजिस्टर दिखाऊं न दिखाऊं कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो चलिए समझते हैं इसको समझते हैं हम। अभी तो मैं देखिए, पढ़ाने का मेरा तरीका ये है कि आप पूरी थियरी इसी वीडियो में पा जाएं, आपको अलग से कोई PDF फाइल कुछ नोट ना करना पड़े, ठीक है। तो इनिशियल मैंने लिखा कि लेट देयर इज ए कैपेसिटर, देयर इज ए सर्किट इन व्हिच ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C and a resistor R and a battery is connected in series। माना एक परिपथ है जिसमें C धारिता का एक संधारित्र, R प्रतिरोध का एक प्रतिरोध, R ओम का एक प्रतिरोध और एक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इनिशियली प्रारंभ में एट टाइम t बराबर 0, ठीक है।
देयर इज नो चार्ज ऑन कैपेसिटर। जब समय जीरो था तो उस पर कोई चार्ज नहीं था। यहाँ हमने सर्किट दिखा दिया है। ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस धारिता C है, ये रजिस्टर है, इसका वैल्यू R ओम है, ये आपका सेल है, या बैटरी बनाना चाहो तो बैटरी बना सकते हो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। हमने बताया था पॉजिटिव टर्मिनल पर हमेशा V लेते हैं, निगेटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल जीरो लेते हैं। इस पर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल V, निगेटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल क्या जीरो लेते हैं। तो अभी तो देखो यहाँ बैटरी कनेक्ट नहीं है, अभी बैटरी कनेक्ट नहीं है, तो इसीलिए लिखा कि इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 देयर इज नो चार्ज ऑन कैपेसिटर। हाँ, कि माना या प्रारंभ में संधारित्र पर कोई आवेश नहीं है। तो यहाँ दैट इज कर दिया हूँ कि एट t इक्वल टू 0 q इक्वल टू 0 एंड डेल v इक्वल टू q अपान c। q का मान जब 0 है तो 0 अपान c बराबर 0, इसके बीच विभवांतर क्या है 0 है। कैपेसिटर के बीच विभवांतर क्या है 0 है। अब बेटा मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। इसको मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। जब स्विच ऑन हमने किया, एक बात पहले बताए थे कि ये जो सेल होता है या बैटरी होती है, इसमें खुद का अपना आवेश नहीं होता, चार्ज नहीं होता। ये परिपथ के आवेश को क्या करता है, घुमाता है, उसको एनर्जी देता है घूमने के लिए ना। जैसे हम लोग आपको पैसा देते हैं मेला देखने के लिए, ठीक है, वैसे ही ये एनर्जी देता है इसको दौड़ाने के लिए। किसको दौड़ाने के लिए, चार्ज को दौड़ाने के लिए। तो जैसे ही हम इसको चार्ज स्विच ऑन करेंगे, एक करंट फ्लो कर जाएगा इस सर्किट से, इस रजिस्टर से। एज स्विच इज ऑन द करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर। जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, हाँ, बटन को चालू करते हैं, वैसे ही रजिस्टर में प्रतिरोध में एक धारा बहती है आई इक्वल टू V अपान आई आर। V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से है ये ना, I इक्वल टू V अपान आर, ठीक है, धारा बहती है। अब आगे कहानी पहले आप समझ लीजिए, इसके बाद फिर लिखवाऊंगा, फिर उसको आप कॉपी कर लीजिएगा। अब हमने इसको कनेक्ट किया। बेटा ये बताओ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, क्लियर। ये निगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन आपको पता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये न्यूक्लियस में होता है, इसको कोई सेल अट्रैक्ट नहीं कर सकती, इसको कोई सेल अट्रैक्ट नहीं कर सकती। कुछ लोग क्या कहते हैं, पढ़ाते हैं, गलत पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाना चाहिए। कि मान लीजिए यहाँ से प्लस चार्ज तोड़ करके यहाँ पर ला के डाल दिए, प्लस चार्ज तोड़ करके यहाँ पर डाल दिए। बेवकूफ़ी भरा बात करते हैं, बेवकूफ़ी भरी बात करते हैं। जो संभव नहीं उसको कहते क्यों हो भाई, जो संभव ही नहीं है उसे क्यों कहते हो। होगा क्या, जरा देखो होता क्या है इसमें। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसको ये आराम से खींच लेगा, ले आ करके यहाँ जमा कर देगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर जितना इस पर प्लस चार्ज आएगा उतना ही इस पर माइनस चार्ज आएगा, ओके। तो धीरे 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 धीरे, मान लीजिए ये प्लेट फर्स्ट है, लिखेंगे नहीं, समझने के लिए केवल बोल रहा हूँ, आप भी फिगर मत बनाइएगा कि फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट प्लेट धीरे 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 क्या होगा, या फर्स्ट प्लेट मान लो, फर्स्ट प्लेट धीरे धीरे क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होता चला जाएगा। इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, ओके। अच्छा, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। किसी समय पर हम मानते हैं कि इस पर चार्ज कितना आया, प्लस क्यू, इस पर चार्ज कितना आया, माइनस क्यू। अब किसी समय पर, अभी एक आपका कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं है, फुल्ली चार्ज नहीं है, या तो आप इसके लिए एक अलग से सर्किट यहाँ बना सकते हैं। यहाँ पर वही चीज़
वही चीज़ आप यहाँ बना सकते हैं रजिस्टर के साथ। आपने इसको ऑन कर दिया है तो हमने कहा कि ये इसका पोटेंशियल V, इसका जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस V, ये जीरो। अब यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, इस पर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज जमा हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इसका बढ़ रहा है, इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। किसी समय t पर इस पर मान लो प्लस Q चार्ज और इस पर माइनस Q चार्ज आ गया ना। ये कभी मत लिखना इससे प्लस चार्ज तोड़ करके इस पर डाल रहा है, जो संभव नहीं है उसकी बात हम नहीं करते, ठीक है बेटा। तो इतना पहले नोट कर लो, इसके बाद थ्योरी लिखाते हैं फिर समझाते हैं। हाँ, ये चीज़ बताना भूल गए थे। इनिशियली प्रारंभ में जब प्लेट पर कैपेसिटर पर चार्ज जीरो था तो बताए थे पिछली वीडियोज में कि जब तार का पोटेंशियल विभव तब तक नहीं बदलता जब तक कि इसके ऊपर कोई विद्युत उपकरण न लगे हों। देखो बेटा, यहाँ तक तो कोई विद्युत उपकरण नहीं लगा है, तो इसलिए यहाँ का पोटेंशियल जो होगा ये भी यहाँ तक आएगा, हमने यहाँ लिख दिया है। अब देखो, अब क्या है, इधर का पोटेंशियल क्या था, जीरो था, तो यहाँ तक जीरो आएगा। बोलो यार, यहाँ तक जीरो, अब यहाँ फिर क्या हो जाएगा, जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था प्रारंभ में कब, जब एक बैटरी कनेक्ट नहीं थी, ठीक है, इधर जीरो, इधर जीरो, इधर भी इधर जीरो, ठीक है, ये था। अच्छा, तो वहाँ निकाले थे कि I इक्वल टू V अपॉन R, कब, इनिशियल में, कि रजिस्टर में जो धारा बह रही है वो V अपॉन R है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, V माइनस जीरो। तो V माइनस जीरो कितना हो जाएगा, V हो जाएगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V, तो I बराबर V अपॉन R रखा था, ठीक है। तो अब देखो कि समय बीतता गया, हमने कहा t समय पर इस पर प्लस Q, इस पर माइनस Q चार्ज आ गया। तो कैपेसिटर पर जो चार्ज होता है वो फर्स्ट प्लेट के चार्ज को बताते हैं, कैपेसिटर का चार्ज। संधारित्र का जो आवेश है वो क्या है, फर्स्ट प्लेट का पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मान लीजिए कैपेसिटर पर प्लस Q चार्ज हो गया, क्या हो गया, प्लस Q चार्ज हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि नाउ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी अट्रैक्ट्स, आकर्षित करता है फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट प्लेट। अब सेल का या बैटरी का धन टर्मिनल कैपेसिटर के प्रथम प्लेट से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है एंड ट्रांसफर टू द सेकंड प्लेट, और दूसरे प्लेट को स्थानांतरित कर देता है। इन दिस वे, इस प्रकार पॉजिटिव चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट का पॉजिटिव चार्ज, मतलब जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, जैसे कोई एटम है, जैसे सपोज करो इसमें मान लीजिए एटम है, इसमें मान लो 10 प्रोटॉन है, कितना, ये एटम मान लीजिए, ये एटम है, 10 प्रोटॉन है, अब 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना बचा, 9 इलेक्ट्रॉन बचा ना। अब एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया भाई, 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन के ही चार्ज को खत्म करेगा, तो एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो एक प्रोटॉन प्लस चार्ज इस पर आ जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जिसमें से निकलता है उस पर प्लस चार्ज आता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें माइनस चार्ज आता है। ये तो बेसिक चीज़ है। तो कह रहा है कि इस प्रकार फर्स्ट प्लेट पर धन आवेश और ऋण प्लेट पर ऋण आवेश धीरे धीरे बढ़ता है। कह रहा है आफ्टर टाइम टी समय पर चार्ज ऑन कैपेसिटर बी क्यू लेट, हमने कहा माना टी समय पर संधारित्र पर आवेश कितना है, क्यू। तो अब जब आवेश क्यू हो गया, यहाँ जुड़ा हुआ है, अब तो धारा बह रही है, यहाँ भी धारा बह रही है कि नहीं बह रही है, बहेगी। अब कोई साहब इसको कैसे क्रॉस करेगी,
भाई आप आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, आगे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, आप पढ़ेंगे वहां पर। तो करंट तो फ्लो ही कर रहा है। ठीक है, अब जब इस पर चार्ज Q हो गया, इसका संधारित्र C है, तो V बराबर क्या हो जाएगा? Q/C। यानी यहाँ तो 0 रहेगा, यहाँ का चार्ज अब क्या हो गया? Q/C। पहले चार्ज, अच्छा ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया? गलत बोल गया मैं, पोटेंशियल विभव, यहाँ की विभव कितना हो गया? Q/C। ठीक है, अब बताओ पहले रजिस्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V। कितना था पोटेंशियल डिफरेंस? V। अब लेकिन कब था? जब यहाँ V था, यहाँ 0 था। अब यहाँ V है, यहाँ Q/C है, यहाँ V है, यहाँ Q/C है। और पहले इनिशियली में क्या था? प्रारंभिक अवस्था में क्या था? यहाँ V है, यहाँ 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल V ऑन कैपेसिटर, ये तो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, रजिस्टर के दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो V माइनस Q/C, V माइनस Q/C, यहाँ V माइनस 0 किए थे, यहाँ V माइनस Q/C कर दिया हमने। ठीक है, तो I इक्वल टू V माइनस Q/C। अब यहाँ देख रहे हो कि जैसे जैसे Q का मान बढ़ेगा I का मान घटेगा। क्लियर? जैसे जैसे Q का मान बढ़ेगा I का मान क्या होगा? घटेगा। और जब आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, तो उस समय इस कैपेसिटर का जो विभवांतर होगा उस सेल के विभवांतर के बराबर हो जाएगा। उसको हम दिखाएंगे अभी। उस समय इस संधारित्र के प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा वह इसके बीच के विभवांतर के बराबर होगा। तो यहाँ V माइनस V बराबर 0, I बराबर 0। आगे देखेंगे अभी, तो बता दिया हमने कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा I का मान घटेगा। अब एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपका संधारित्र पूर्ण रूप से चार्ज हो जाएगा तो I का मान 0, यानी यहाँ करंट का बहना बंद। ठीक है, करंट का बहना बंद हो जाएगा। चलिए इतना नोट करें प्लीज, फिर आगे। अब दिख रहा है? अरे कहाँ चला गया यार? चलो ठीक है, दिख नहीं रहा था बेटा सेकंड वाला फिगर। अब हम मानते हैं कि लेट व्हेन चार्ज ऑन द कैपेसिटर BQ, जब कैपेसिटर पर चार्ज Q हो जाए, इट इज कंप्लीटली चार्ज, यह पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है। यह हम मान लेते हैं कि जब चार्ज वैसे देता है एट T बराबर इन्फिनिटी, कुछ लोग बताते हैं T बराबर इन्फिनिटी, मैं भी बताया हूँ। तो T बराबर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब यहाँ ये हुआ कि वह समय जितने में कैपेसिटर यानी संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाए, उस समय को हम इन्फिनिटी दिखाते हैं। इन्फिनिटी का मतलब नहीं कि अनंत काल, अनंत काल नहीं, इसका मतलब है कि वह समय जिसमें संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाए। इसको हमने यहाँ से हटा ही दिया। हमने कहा कि जब कैपेसिटर पर संधारित्र पर प्लस Q चार्ज होता है तो यह पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है। ठीक है, एट दिस टाइम, इस समय, डेल V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, डेल V मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। एट दिस टाइम potential difference across the plate of capacitor will be equal to the potential difference across the electrodes of battery, the electrodes of the battery। इस समय कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर के बराबर होता है। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया प्लेट के बीच का? V। क्या हो गया? अब यहाँ देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डेल V बराबर क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक डेल V बराबर 0।
अब रजिस्टर के दोनों सेलों के बीच विभवांतर कितना हो गया? 0। जब 0 हो जाएगा तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा? V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V अपान आर, 0 अपान आर बराबर 0। पोटेंशियल डिफरेंस ही जब 0 हो गया तो धारा क्या होगी? 0। तो यहाँ पिछला कॉन्सेप्ट लिए हैं कि डेल V अक्रॉस द रजिस्टर, ये दिया था ना कि V माइनस क्यू अपान सी अपान आर, वहाँ बताया था क्यू बढ़ेगा I घटेगा। अरे यार डेल V ये नहीं, I थ्रू द रजिस्टर, I करंट थ्रू द रजिस्टर, करंट थ्रू रजिस्टर, V माइनस क्यू अपान सी इंटू आर। अच्छा हाँ, एक चीज ये बताए, यहाँ बता दे ना कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट का भी विभवांतर कितना हो गया? V। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। अब बताओ, अब चार्ज कितना हो गया? Q। तो V माइनस क्यू अपान सी इंटू आर, और Q बराबर CV, V माइनस CV अपान सी अपान आर, सी कैंसिल, और V माइनस V अपान आर बराबर 0 अपान आर बराबर 0। अब यहाँ करंट क्या हो गया? 0। अब इसमें हम करंट नहीं दिखाएंगे, अब बताओ बेटा, अब एक जब कंप्लीटली चार्ज हो गया, पूर्ण रूप से आवेशित हो गया, इसमें धारा ही नहीं बह रही है। बोलो, अब बताओ कि इसमें रजिस्टर हो, प्रतिरोध हो या न हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क तो नहीं पड़ता। हम कब नहीं दिखाए थे रजिस्टर? जब हम बार बार ये कह रहे थे कि हमारा संधारित्र पूर्ण रूप से चार्ज है, कंप्लीटली चार्ज है, पूर्ण रूप से आवेशित है। जब पूर्ण रूप से आवेशित होगा तो इसके प्लेट का विभवांतर सेल के विभवांतर के क्या होगा? बराबर होगा, और धारा नहीं बहेगी। जब धारा बेटा नहीं बहेगी, इस संधारित्र का क्या काम? कोई काम नहीं। अब तो कैपेसिटर को बाहर निकाल लो, अपने यूज में लगा दो, अपने प्रयोग में लगा दो। बात समझ गए? तो अब यहाँ रजिस्टर का कोई काम नहीं है। ठीक है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखवाता हूँ थोड़ा सा। तो लास्ट लाइन बेटा, दिस इज वाई, यही कारण है कि वी डू नॉट शो रजिस्टर, हम रजिस्टर नहीं प्रदर्शित करते। वी डू नॉट शो रजिस्टर इन सर्किट व्हेन कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज। जब आपका कैपेसिटर, आपका संधारित्र पूर्ण रूप से चार्ज होता है, तब हम परिपथ में प्रतिरोध को नहीं दिखाते हैं। और जब आपका कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तो उस अवस्था को कहते हैं स्टेडी स्टेट में हमेशा, अब हम बार बार स्टेडी स्टेट कहें, स्टेडी स्टेट कहने का मतलब हुआ कि आपका संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित है। जब आपका संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित होगा तो हम रजिस्टर को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो गलती तो किया नहीं था पिछले कॉन्सेप्ट में जहाँ हमने रजिस्टर नहीं दिखाया। क्यों दिखाता भाई? हम तो आपके कैपेसिटर को फुल चार्ज करके, मैंने कैपेसिटर को फुल चार्ज करके आपको दिया था ना, तो रजिस्टर क्या ज़रूरत है? लेकिन जब जब आप कैपेसिटर, आपका संधारित्र आपका फुल चार्ज नहीं होगा तो उस समय आपको तो रजिस्टर दिखाना होगा, परिपथ में प्रतिरोध को दिखाना होगा। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रश्न हम करते हैं। नोट इट प्लीज एंड बी रेडी फॉर न्यूमेरिकल। हमने न्यूमेरिकल लगाने से पहले दो चीज़ देख लो, टू स्टेट्स ऑफ कैपेसिटर। पहला तो इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट में Q बराबर 0 है, Q बराबर, तो इस समय हम कैपेसिटर को निकाल सकते हैं और तार को जोड़ सकते हैं। जोड़ देंगे तो धारा बहेगी। ठीक है, when Q is equal to 0 we remove the capacitor, हम कैपेसिटर को हटा देते हैं एंड कनेक्ट द वायर, और तार को जोड़ देते हैं। देखो जैसे ये दिखाया है हमने,
जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है। स्टेडी स्टेट दूसरा है, मतलब जब आपका कैपेसिटर जो है कंप्लीटली चार्ज है तो Q बराबर Q, कैपिटल Q। जब पूर्ण रूप से चार्ज हो जाता है तो धारा नहीं बहती है, I इक्वल टू 0। वी रिमूव द कैपेसिटर एंड कीप द सर्किट ओपन, और सर्किट को क्या रखते हैं, खुला छोड़ते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में, इसलिए इसको हमने बता दिया। नोट कर लें इसको। पहला क्वेश्चन है, ये सर्किट आपको दिया हुआ है, सर्किट को ध्यान से देख लें। इसमें पूछा है फाइंड द करंट इन R1 एंड R2। R1 और R2 में करंट पूछा है दो कंडीशन में, इनिशियल स्टेज में और स्टेडी स्टेट में ना। दो स्थिति में इसमें R1 और R2 में क्या धारा का मान पूछा है। इसलिए हम बताए थे ना, दो स्टेट को पढ़ा दिए थे, कैपेसिटर की दो अवस्थाओं को बता दिए थे हम। अब अगर हम इनिशियल स्टेज को लेते हैं, या इनिशियल स्टेज कह दो चाहे स्टेट कह दो, इनिशियल स्टेज मतलब t बराबर 0 पर, ठीक ना। हमने कहा था कैपेसिटर को हटा देंगे और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलो, पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका मतलब इस पर V, इस पर 0, यहाँ पर V, यहाँ पर 0, यहाँ पर V, यहाँ पर 0। इस तार पर के ऊपर कहीं कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए ये पोटेंशियल कंटिन्यूअस करेगा। सपोज करो, कहने का मतलब यह है कि अगर यहीं पर कोई हम कैपेसिटर जोड़ देते यहीं पर, तब ये भी केवल यहीं तक रहता बेटा, यहाँ तक ना जाता, क्योंकि इसके ऊपर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर तो जोड़े नहीं है, इसलिए ये जो भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तो निगेटिव टर्मिनल वायर गया है, तो यहाँ भी यहाँ भी ये 0 है, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो मानते हैं कि यहाँ से I धारा चली, इसमें I1 धारा और इसमें I2 धारा। तो I1 बराबर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, अरे यार यहाँ V, यहाँ 0, तो डेल V कितना हुआ यहाँ पर V, यहाँ भी डेल V कितना हुआ V, V में से 0 घटाओ तो 1 तक कितना हुआ डेल V, यही ना। तो I1 बराबर V अपान R1 और I2 बराबर क्या हो जाएगा V अपान R2। अगर ये जनरल क्वेश्चन है, अगर V और R का मान दिया होता तो आप इसमें V और R का मान रख देते, जनरल क्वेश्चन बन जाता। स्टेडी स्टेट में क्या बताया था, कैपेसिटर को हटा दो और इसको ओपन, सर्किट को क्या करो ओपन रखो, तो यहाँ पर तो धारा I1 आएगी, लेकिन यहाँ पर धारा I2 बराबर 0, क्योंकि रहा रास्ता ही बंद है। देख रहे हो ना, करंट यहाँ कैसे फ्लो करेगा, I2 बराबर 0। तो यहाँ वही हाल है, यहाँ भी यहाँ भी, अब तो यहाँ भी यहाँ 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो I1 मतलब करंट इन R1, V अपान R1, I2 इक्वल टू यहाँ तो करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, I2 इक्वल टू 0। भाई रास्ता ही नहीं है, बोलो, रास्ता ही नहीं है, तो रास्ता ही नहीं है तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, I2 बराबर 0। यानी R1 में रजिस्टर में धारा ये है, R2 रजिस्टर में धारा ये है। ओके, नोट इट प्लीज। फिर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, बिटवीन A एंड B एट t बराबर 0, एट t बराबर इन्फिनिटी। मतलब ये इनिशियल स्टेज है बेटा, इनिशियल, और ये क्या है, स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट है। तो इनिशियल स्टेज में क्या बताया था, बताओ। पहला एट t बराबर 0, एट t बराबर 0 मतलब क्या हुआ, ये
इनिशियल स्टेट हुआ ये ना। इनिशियल स्टेट में क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, आप तो हो नहीं मेरे सामने, कैपेसिटर को हटा देते हैं और तार को जोड़ देते हैं, तार को जोड़ देते हैं, ये हो गया। ये 6 ओम, ये 6 ओम, इसको मानते हैं R2, इसको मानते हैं R1। अब A और B है। अब कैसे पता कि किस क्रम में है, तो यहाँ अपने से एक सेल जोड़ देंगे, यहाँ सेल जोड़ देंगे, यहाँ से धारा आई जाएगी, यहाँ धारा 2 मार्गों में बढ़ जाएगी। जब धारा जिसमें, अच्छा आप कक्षा, अब तो कक्षा 10 सवाल हो गया ना, ये क्लास 10th का, जिसमें सेम धारा बह रही हो, वो सीरीज में होता है, श्रेणी क्रम में होता है, और इसमें असमान धारा बह रही हो, वह क्या होता है, समांतर क्रम में होता है। हाई स्कूल याद करो, कक्षा 10 का सवाल बन गया ये। और यही कैपेसिटर, अगर यही स्टेट नहीं मालूम होता कि t बराबर 0 पर इस कैपेसिटर को हटा दें, ये नहीं मालूम होता, तब तो छक्के छूट जाते हमारे, दिमाग ही नहीं काम करता। अब ये क्या हो गया, इसमें I1 धारा, इसमें I2 धारा, किसमें है, ये पैरेलल में है, तो 1/RE, 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/6 प्लस 1/6, 2/6, 1/3, RE इक्वल टू 3 ओम। ओके, हमने और बताया था सेकंड में, t बराबर इन्फिनिटी पर, मतलब स्टेडी स्टेट में क्या बताया था कि रजिस्टर को, कैपेसिटर को हटाते हैं, कैपेसिटर क्या करते हैं, हटाते हैं, लेकिन ओपन रखते हैं, ठीक है ना, ओपन रखते हैं। ये ओपन हमने रख दिया, ये है A, ये है B। हमने कहा ज्वाइंट सेल, सेल को जोड़ो। अब इधर धारा जाएगी क्या, I1 बराबर क्या हो गया 0, यहाँ I2 धारा जाएगी, यहाँ I2 धारा जाएगी। बोलो, ये भी R1 है, R1 बराबर कितना है 6 ओम, R1 बराबर 6 ओम है। अच्छा, अगर एक बात बताओ, जैसे ये, लेकिन केवल इक्विवेलेंट रजिस्टर पूछा है और कुछ पूछा नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं है। अब बताओ कि ये जो आपका R1 है, R1 बराबर 6 ओम है, ये तो बेकार में है यार। जब इधर धारा जा नहीं रही है तो ये पूरे परिपथ के प्रतिरोध को प्रभावित ही नहीं करेगा, केवल यही R2 ही तो आपका बचा। तो RE क्या हुआ भाई 6 ओम यार, अकेला ही तो है, ये तो अकेला है। नोट करो, इसी पर एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसी पर सेम यही सवाल है, इसी पर एक क्वेश्चन और देता हूँ। अब बताओ, करा फाइंड करंट I1 I2 है t बराबर 0, t बराबर, वही सवाल है, सवाल पिछला ही है, केवल मैं उसको सर्किट, पहला क्वेश्चन का सर्किट मिटा दिया। t बराबर 0 पर तो कैपेसिटर हमने निकाल दिया था, ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ भी क्या होगा 10 वोल्ट, ये साथ 10 0, तो यहाँ क्या होगा 0 वोल्ट। दोनों समांतर क्रम में हैं, इसलिए दोनों के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, समान होगा। तो I1 बराबर क्या होगा, एट t बराबर 0 पर I1 बराबर V/R1, V कितना है 10, R1 कितना है, अरे 12 वोल्ट कर दो यार, 12 वोल्ट कर दो, क्या दशमलव लेते हैं, V कितना है 12/6 बराबर 2 एम्पीयर। और I2 कितना है बताओ, ये I1 है, ये I2 कितना है, फिर वही चीज़ है V/I2, क्योंकि प्रतिरोध समान है, 12/6 बराबर 2 एम्पीयर, मतलब कुल कितनी धारा निकल रही है 4 एम्पीयर। इसको प्रूव भी कर सकते हो। RE कितना आया था यहाँ पर 1/6 3 आया था ना, I बराबर क्या होगा V/RE, V कितना है 12 था, RE कितना था 3 आया था, याद करो RE कितना आया था इसमें 3 बराबर 4,
ठीक है। बैटरी से निकलने वाली धारा कितनी थी? 4 एम्पियर की थी। ओके, अब यहाँ पर देखो t बराबर 0 पर, यहाँ आर यहाँ निकाले, अभी मिटाए कहाँ है? अभी मिटाए कहाँ है? 3 तो था, तो यही 4 वोल्ट 2 में बढ़ गया, क्योंकि प्रतिरोध समान थे इसलिए दोनों में समान धारा गई, धारा आधे आधे बढ़ गई। ठीक है। अच्छा, इनिशियल स्टेज में जरा देखो, इनिशियल स्टेज में हमने क्या, सॉरी स्टेडी स्टेट में हमने कैपेसिटर को निकाल दिया, तो I1 बराबर क्या होगा? स्टेडी स्टेट में t बराबर 0 पर I1 कितना हो जाएगा? 0, और I2 कितना हो जाएगा? बोलो। अरे यहाँ पर RE भी तो निकाले हैं 6, हाँ, पूरी की पूरी धारा इसमें जा रही है, इसमें I2। अच्छा बताऊं, जब प्रतिरोध बढ़ता है तो करंट का भी मान बढ़ता है। देखो एक बात जान लो आज से, कि जो शॉर्ट सर्किट घरों में होती है 2 कारण से ना, एक तो ओवरलोडिंग से। किससे? ओवरलोडिंग से। जब ओवरलोडिंग, ये तार की क्षमता से अधिक क्षमता वाला आपने कोई उपकरण लगा दिया, जैसे सिंपल तार है आपने हीटर लगा दिया, तो बहुत ज़्यादा करंट खींचता है उसको, बहुत ज़्यादा करंट खींचेगा, और जब तार में उसकी क्षमता से ज़्यादा करंट आएगा तो वो पिघल जाएगा और सर्किट में आग लग जाएगी। ठीक है, सर्किट में क्या होगी? आग लग जाएगी, तो पिघल करके शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो वही चीज़ है, जब ये प्रतिरोध बेकार हो गया तो धारा तो कमी खींचेगा ना भैया, धारा कम खींचेगा, तो I2 बराबर वही V तो वही है ना। अगर हम 10 वोल्ट लिए, 10 यहाँ 0, यहाँ 10, यहाँ 0 वोल्ट लिए, तो I2 बराबर V अपान I2, यही संपूर्ण धारा भी होगी, बराबर 12/6 बराबर 2 एम्पियर। मतलब कि यहाँ से I बराबर 2 एम्पियर धारा निकलेगी ही निकलेगी। जैसे जैसे रजिस्टर बढ़ाते जाओगे धारा ज़्यादा ड्रा होगी, इससे निकलने वाली धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन और नोट करना प्लीज इसको। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें 4 ओम का प्रतिरोध, इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड, ये 12 ओम का प्रतिरोध है, सेल 12 वोल्ट का है, तो सेल 12 वोल्ट का है, और कह रहा है फाइंड द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, संधारित्र में संग्रहित आवेश की मात्रा, संधारित्र में इकट्ठा आवेश की मात्रा। ये कब की बात होगी? ये जब चार्ज कंप्लीटली क्या होगा, सॉरी, संधारित्र आपका पूर्ण रूप से क्या होगा? आवेशित हो जाएगा। तो कौन सी आएगा? स्टेडी स्टेट आएगा ना। तो स्टेडी स्टेट में यहाँ धारा बराबर क्या हो जाएगा? 0। धारा बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। स्टेडी स्टेट में कोई धारा नहीं बहेगी ना। ये तो अच्छा, ये इसको 24 मानेंगे, इसको 0 मानेंगे, तो यहाँ 24, यहाँ 24 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट। तो Q बराबर क्या होता है बेटा? CV। विभवांतर कितना हुआ? 24 माइनस 0 24 हुआ ना, और C कितना है? 4 माइक्रोफैरड। V कितना है? 24, 24 माइनस 0 24 बराबर 96 माइक्रोकूलम। क्या? 96 माइक्रोकूलम। ओके, अब देखो यहाँ क्या होगा? 2 रजिस्टर लगा हुआ है, लेकिन इस रजिस्टर का कोई काम नहीं है। इस रजिस्टर का इस समय कोई काम नहीं है। केवल हमको क्या किस चीज की जरूरत है? संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर, संधारित्र के सिरों के बीच का क्या? विभवांतर। ठीक है, ठीक है। आप कहेंगे साहब संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर कैसे 24 वोल्ट हुआ? भाई यहाँ 2 लगे हुए हैं ना, यहीं इधर से जाएंगे तो पोटेंशियल गिरेगा ना, पोटेंशियल गिरेगा ना। अच्छा, पोटेंशियल गिरेगा। कब गिरेगा? जब धारा बह रही होगी तब गिरेगा। ध्यान दो,
जब धारा बह रही होगी तब गिरेगा पोटेंशियल। धारा तो बही नहीं रही है, धारा तो इसमें बह ही नहीं रही है, इसलिए इसकी भी सिरों का विभवांतर 24 वोल्ट और इसकी भी सिरों का विभवांतर 24 वोल्ट। जब जब आई क्या है यहाँ पर I1, मान लो I1 है यहाँ पर, I1 बराबर 0। क्यों 0? स्टेडी स्टेट है, कंप्लीटली चार्ज है, इसको हम निकाल भी सकते हैं। ध्यान दो, पहले इसको हम निकाल भी सकते हैं, ठीक ना। तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर में कोई धारा नहीं बहेगी, इसलिए यहाँ का भी क्या हो जाएगा 24 वोल्ट ना। जब 24 वोल्ट होगा तभी तो इसमें I I1 बराबर 0 होगा बेटा। जब विभवांतर 0 हो जाता है, बोलो, तो इसमें धारा क्या है 0 है, तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना हुआ 24 वोल्ट। तो 24 चौका 96, ठीक है। अब बताओ, फिर वही है, फाइंड द चार्ज स्टोर्ड इन द, फाइंड चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सेम क्वेश्चन है, क्यों सर्किट में बदलाव कर दिया गया है, सर्किट में बदलाव कर दिया गया है। अब देख लीजिए 12 वोल्ट का था, यहाँ 12 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, ओके। यहाँ संधारित्र है 4 माइक्रोफैराड का, यहाँ R2 2 ओम है, R1 कितना है 6 ओम है। तो पहले तो ये हम निकाल लें, पहले तो हम ये निकाल लें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था इनिशियल स्टेज में। इनिशियल स्टेज में जब हमने क्या किया, इसको हमने जोड़ा ना, जब Q कितना था 0 ना, तब जैसे ही जुड़ा वैसे ही करंट फ्लो करना शुरू हुआ। तो अब बताओ कि ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों किस क्रम में है। यहाँ से जो धारा निकलेगी लल्ला, यहाँ से यहाँ तो धारा बैठ जाएगी, बोलो, और ये मिल करके यहाँ पर क्या आएगी, एक धारा आई, जो धारा यहाँ से निकल रही। R1 और R2 किस आर्डर में है, पैरेलल में है, किसमें है, पैरेलल में है, ठीक है। लेकिन हमने बताया था क्या, इनिशियल स्टेज में इसको हम हटा देते हैं, यहाँ क्या करते हैं, कैपेसिटर को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, कैपेसिटर को जोड़ देते हैं, ठीक ठीक। इनिशियल स्टेज में क्या करते हैं, कैपेसिटर को जोड़ते हैं। बोल भाई, अच्छा, अब हमको जो इनिशियल स्टेज में कैपेसिटर को जोड़ते हैं, क्लियर सी बात है। लेकिन हमको क्या निकालना है, फाइंड चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। संधारित्र में कितनी धारा इकट्ठा हुई, इसका मतलब कि कौन सा स्टेट है, स्टेडी स्टेट है। कौन सा है, स्टेडी स्टेट है। अब इसको हमने क्या किया, संधारित्र को हटा दिया, सर्किट क्लोज। अब यहाँ से जो धारा आई, धारा यहाँ तो कोई धारा ही नहीं बही, यहाँ धारा जो आई वही धारा यहाँ आई। मान लो अगर ये I2 है, यहाँ I1 बराबर 0 हमने कर दिया, तो यही, हाँ, ये I2 है, अब फिर I2 बराबर I2 बराबर I, यानी I2 बराबर I हुआ। अब जो धारा इसमें वही धारा इसमें, तो R1 और R2 किस में हुए, सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज में हुए। किस में हुए, सीरीज में। तो RE कितना हुआ, R1 प्लस R2 बराबर 6 धन 2 बराबर 8 ओम, कितना 8 ओम। अब I निकाल लेता हूँ, I कुल बहने वाली धारा, I बराबर कितना होगा, V अपान RE। V कितना है 8, RE कितना है 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। बोलो भाई, अरे आदत देखिए, V कितना है, सॉरी V कितना है 12, RE कितना है 8, 4 तिहाई 12 बटे
बराबर 1.5 एम्पियर। यहाँ से निकलने वाली धारा कितनी है? 1.5 एम्पियर है। ऐसा मैंने क्यों किया? कैपेसिटर को क्यों निकाला? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। इसको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमने कैपेसिटर को निकाल दिया, क्योंकि स्टेडी स्टेट में इसमें धारा नहीं बहती है, इसमें धारा नहीं बहती है। अब यहाँ कैपेसिटर लगाते तो आपको कन्फ्यूजन होता कि यहाँ भी धारा बहेगी, आपको कन्फ्यूजन होता कि यहाँ भी धारा बहेगी। ठीक है, निकाल दिया, सर्किट को ओपन कर दिया, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया कि भाई यहाँ धारा तो बहेगी नहीं, धारा ऐसे ही बहेगी। स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूँ ना, जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो स्टेडी स्टेट में है ना, तो स्टेडी स्टेट में इसीलिए कैपेसिटर को हमने निकाला, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो कि इसमें धारा नहीं बह रही है। नहीं, कैपेसिटर लगा रहा गया ऐसा तो आपके बारे में बार बार बात आ सकती है कि धारा इसमें बहेगी। ओके, धारा का मान निकल गया। अब इसमें कितना धारा बह रही है? R2 ओम में, R2 रजिस्टर में 1.5 एम्पियर। कितना? 1.5 एम्पियर। डल भी अक्रॉस R2 बराबर R2 1.5 गुणे R2 2 बराबर 3 वोल्ट। 3 वोल्ट आया बेटा। अब देखो, यहाँ 12 था, यहाँ कितना आया? 3। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। इसका मतलब कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना था? 9 वोल्ट था, तभी तो 12 में से 9 गया, 3 आया। बोलो यार, 12 में से, भाई 12 में से क्या घटा दें कि 3 आ जाए? 12 में से 9 घटा दे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 9। बोल यार, हुआ कि नहीं हुआ? अब यही, चूंकि दोनों समांतर क्रम में है, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी होगा, यही पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी होगा। ठीक, यहाँ मैं लिखूँ न लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ बताने के लिए कि अगर इसमें यहाँ से यहाँ तक विभव पतन कितना हुआ? 3 वोल्ट। यहाँ से यहाँ तक का विभव कितना था? यहाँ तक का 12। तो यहाँ से लेके यहाँ तक विभव पतन कितना हुआ? 3 वोल्ट। तो यहाँ का विभव पोटेंशियल कितना हुआ? 9 वोल्ट। ठीक है, अब Q बराबर क्या होगा भैया? CV। Q बराबर CV। Q कितना है? 4 माइक्रोफैरड। V कितना है? T बराबर 12 माइक्रोकूलम। कितना आया? 12 माइक्रोकूलम। इस तरह से आपका सवाल न्यूमेरिकल जो बन पड़ा मुझसे, मैंने करवा दिया। बहुत मेहनत करता हूँ, तब जा कर के आपको कुछ दे पाता हूँ। खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। मित्रों में मेरे वीडियो को शेयर करिए, डाउनलोड मत करो यार, 2-4 पैसा मिलता है। अभी तक $1.2 मिला है, लगभग 1 महीना हो रहा है। कितना कमाऊँगा मैं इससे यार? अरे हो सकता है इंक उंक भर का मिल जाए कभी, वो अभी जब $100 पूरा होगा तब जा कर के वो कैश होगा ना। तो $100 तो हमको लगता है इस क्रम में कम से कम कितना कि 2-4 साल लगेंगे $100 पूरा होने में। हो जाता, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं।